सुप्रभात मित्रों। मैं कैलाश भामरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस ई क्लास में, जिसमें हम अब आगे बढ़ेंगे। कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया के अगले बिंदुओं की चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने औपचारिक पत्र के संदर्भ में बात की कि कैसे औपचारिक पत्र के अंतर्गत संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं और अपने क्षेत्र की किसी समस्या या और किसी विषय को लेकर हम अपने विचार संपादक तक पहुंचा सकते हैं और उस ज़रिए समाचार पत्रों के माध्यम से उस विषय को हम समाज के सम्मुख रख सकते हैं। तो अभी इस कार्यालयी लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम सरकारी पत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये जो अलग अलग रूप है, संपादक के नाम पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, इनके एक एक बिंदुओं की चर्चा जो है हम एक एक वीडियो के अंतर्गत जैसे जैसे होता जाएगा संभव, किसी वीडियो में 2, किसी में 1, किसी में 3, जिस तरह से जो टॉपिक कवर होंगे हम करेंगे। अब आज के लिए हमें करना है कि हम सरकारी पत्र को लेकर बात करेंगे। तो सरकारी पत्र क्या होता है मित्रों? यहाँ ये जो क्लिप दिख रही है ये एनसीईआरटी की हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब जो है उसकी क्लिप है। तो उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फ़ाइल होती है। सरकारी दफ्तरों की ये बात हो रही है और सरकारी दफ्तर में जिन जिन विषयों पर कार्य हो रहा है उन विषयों के संदर्भ में एक एक फाइलें निर्धारित होती है। उन फाइलों के नंबर भी होते हैं, संख्या होती है। उस विषय से संबंधित जो भी प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार के लिए जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं या मंतव्य लिखे जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं, वे फाइल की बाईं तरफ लगे हुए पृष्ठों पर होते हैं। अर्थात सरकारी दफ्तरों की ये कार्य करने की पद्धति है कि फाइल के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाएं हिस्सा और बायां हिस्सा। तो जो बाहर से आने वाले पत्र होते हैं वो बाहर की मतलब दाईं तरफ रखे जाते हैं और उन पत्रों पर जो कार्रवाई की जानी है उस कार्रवाई के लिए उस पर टिप्पणी लिखी जाती है। अब आगे चलकर हमें टिप्पण क्या होता है, नोटिंग क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना जान ले कि उस पर जो कार्रवाई की जाती है, जैसे जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी या तो अपने उच्च अधिकारियों के लिए या फिर अपने निम्न अधिकारियों के लिए उस पत्र पर जो भी कुछ कार्य करना है उसके संदर्भ में जो सूचनाएं एक तरह से देते हैं, निर्देश देते हैं, वो टिप्पण कहलाता है। उसी को टिप्पणियाँ कहा जाता है और ये टिप्पणियाँ जो हैं बाएं हाथ के और जो है लिखी जाती है। सरकारी कार्यालयों में ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। कई श्रेणियां हैं, जैसे अर्ध सरकारी पत्र है, ज्ञापन है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, बहुत कुछ। तो सभी पत्रों के जो है अलग अलग हम अध्ययन करेंगे ही, जिनकी हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से आवश्यकता है उन सभी को हम इस सिलसिलेवार जो है वीडियो बनाकर देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सरकारी पत्र की बात हम कर रहे हैं। तो कई पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों के द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए होते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए विशेष रूप से उसका स्वरूप निर्धारित होता है और इस पाठ में इन्हीं अलग अलग रूपों की चर्चा हमें करनी है। अब जैसे हमारे विद्यालय की बात करें तो कुछ दिल्ली से पत्र आते हैं, कुछ मुंबई के जो संभागीय कार्य दिल्ली से आते हैं तो मुख्यालय से आते हैं। तो मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं वो मुंबई के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके नाम से लिखे जाते हैं। फिर मुंबई के अधिकारियों के द्वारा हमारे विद्यालय में जो पत्र आते हैं तो हमारे प्राचार्य, उप प्राचार्य या और भी जो अधिकारी हैं उनके नाम से जो है उनको संबोधित करते हुए पत्र आते हैं और उस पर कार्रवाई करनी होती है। तो जिस तरह से कार्रवाई की जाती है उसके आधार पर टिप्पणियां भी उस पर लिखी जाती है। आगे जो है 2005, ये 2005 इसलिए है क्योंकि वो वर्ष को इंगित करता है
जिस वर्ष, जैसे दिनांक आप देख रहे हैं कि 15 मार्च 2005 है, तो 2005 में लिखा गया ये पत्र है, इसलिए वहाँ 2005 है। और ये 206 नंबर जो है ये जावक क्रमांक है, अर्थात आउटवर्ड नंबर है। आउटवर्ड नंबर से तात्पर्य कि हर कार्यालय में एक रजिस्टर्ड होता है, पंजिका होती है, और उस पंजिका में जो पत्र भेजे जाते हैं वो दर्ज किए जाते हैं, तो नंबर से वो दर्ज किए जाते हैं। तो आज जो ये पत्र भेजा जा रहा है उस कार्यालय का ये 206 नंबर का पत्र है। कल तक या इससे पहले तक जो पत्र गए 205 पत्र इस कार्यालय से चले गए, और ये 206 क्रमांक का पत्र भेजा जा रहा है। तो ये इसका अर्थ है। तो ये फाइल संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। फिर दूसरी ओर लिखा जाता है दिनांक, और उसके बाद जिस तरह से हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप है, ठीक ठीक उसी प्रकार का प्रारूप भी इसका है। जैसे सेवा में महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल, यानी जो मुख्यालय में जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके लिए ये लिखा जा रहा है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, यानी पूरा पता लिखा गया। दिनांक यहाँ पर औपचारिक पत्र में हमने देखा था कि ये सेवा में यानी पत्र पाने वाला जो है व्यक्ति, उनके तुरंत बाद यहाँ दिनांक लिखा जाता था। पत्र भेजने वाले के बाद जो है दिनांक लिखा जाता था। यहाँ पर ये सरकारी पत्र का ढांचा है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर पत्र भेजने वाले का नाम नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? निश्चित आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि यहाँ जो है जहाँ से पत्र जा रहा है ये एक कार्यालय द्वारा पत्र भेजा जा रहा है। भले ही एक किसी अधिकारी द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन वो अधिकारी जो होता है वो उस कार्यालय का प्रतिनिधि होता है, उस प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ कार्य करते हैं, इसलिए ये कार्यालय के द्वारा भेजा गया पत्र माना जा रहा है। इसलिए प्रेषक जो है इस पत्र का, वो ये बिल्कुल सबको समझ में आता है कि जहाँ जिस कार्यालय से पत्र आया है ये बताने की आवश्यकता नहीं, निहित है वो अर्थ। इसलिए फिर से यहाँ उस अधिकारी का पद वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर विषय, मोबाइल फ़ोन पर होने वाला व्यय और उसकी सीमा, हो सकता है कम ज़्यादा करने की बात इस पत्र में होगी। पढ़ते हैं। कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या 24/13/2004 थी, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। देखिए, सरकारी पत्रों में इस तरह की बातें हमें करनी होती हैं, क्योंकि जब भी सरकारी आदेश जारी होती हैं, जैसे इस पत्र के संदर्भ में, अगर भविष्य में अगर इस पत्र के बारे में हम बात करेंगे तो उन्हें लिखा जाएगा कि आपका पत्र संख्या मुंबई का 5/2005 206 दिनांक 15 मार्च 2005 को जो हमें प्राप्त हुआ था। तात्पर्य क्या? तो इसी प्रकार की फाइल नंबर का ये पत्र जो पहले मिला था 23 नवंबर 2004 का, उसका संदर्भ देते हुए, क्योंकि उस विषय से जुड़ा हुआ वो पत्र था और उस विषय से जुड़े हुए पत्र पर ही उनको आगे बात करनी थी, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ उन्होंने किया हुआ है। और उस परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो आदेश था एक तरह से, जिसमें बताया गया था कि 2000 से अधिक खर्च नहीं करना है। लेकिन इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां व्यापक है। देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में ही है। इनकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में निवास करते हैं। साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों में, निदेशक यानी यहाँ पर जो मुंबई के कार्यालय है उनके प्रमुख, मुंबई क्षेत्र के जो कार्यालय है, मतलब वो जो कार्यालय है उस मुंबई क्षेत्र का कार्य देखने वाला, उस कार्यालय के जो प्रमुख है उनका जो पद है वो निदेशक है। उनको जो है विभिन्न नगरों में, कार्यालयों में, क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क में रहना पड़ता है। संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिलसिले में भी बात करनी पड़ती है। प्रायोजक यानी स्पॉन्सर, कोई कार्यक्रम है उसके लिए खर्च उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में जो अलग अलग प्रकार के खर्च उठाने के लिए तैयार कंपनी या और कुछ है उनसे भी बात उनको करनी पड़ रही है। तो ऐसे संगठनों से लगातार बात करनी पड़ती है।
तो ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2,000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। तो पिछले 6 महीने से ये देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6,000 रुपये के आसपास आता है। तो अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाई जाए और बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाए। भवदीय और राकेश कुमार और निदेशक। देखिए, सरकारी पत्रों के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति लिखता है उसका नाम अंत में वो कोष्टक में लिखता है और पदनाम जो होता है उसके नीचे लिखा जाता है। पदनाम को कोष्टक नहीं किया जाता, ध्यान रखना। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये जो राकेश कुमार जी है, जो आज इस निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं या और किसी पद पर वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कल वो वहाँ ना रहे, कोई दूसरे अधिकारी वहाँ आ जाए, कोई दूसरा प्रकाश कुमार आ जाए, प्रकाश शर्मा आ जाए, या और कोई विजय आ जाए, इस तरह। तो कोष्टक में रखने का कारण यही होता है कि वो उस तरह से उनका जो है व्यक्ति बदलते रहते हैं उस पद पर, लेकिन जो पद है वो हमेशा स्थायी होता है, इसलिए उसको कोष्टक में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर इस पत्र को समझने के बाद जो है आपको पता चला कि सरकारी पत्र यानी क्या, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे गए पत्र। फिर अपने कार्यालय से जुड़े हुए विषयों की बात उसमें होती है। फिर उस विषय से जुड़े हुए कुछ पत्र पहले अगर आए हैं तो उनके संदर्भ, उनके नंबर वगैरह उसमें बताए जाते हैं और उसके आधार पर वो क्या बात की गई थी और वो अब क्या बात करना चाहते हैं, ये वहाँ लिखना आवश्यक होता है। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें इस सरकारी पत्र में लिखते हुए ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सारे सरकारी पत्र, चाहे ज्ञापन हो, पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, अनुस्मारक हो या और कुछ, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले सारे पत्र औपचारिक की श्रेणी में आते हैं, यानी फॉर्मल, यानी उसमें टू द पॉइंट बात होती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होती है, संक्षेप में बात होती है, उसमें गप्पे लड़ाने का, इधर उधर की बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो व्यर्थ है। दूसरा, प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं, यानी विभाग और मंत्रालय के स्तर पर एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सरकारी विभागों में इन पत्रों का प्रयोग होता है। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है और इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि पत्र भेजने वाले का नाम यहाँ पर औपचारिक पत्र के ढांचे के अनुसार नहीं लिखा जाता। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता बाईं तरफ लिखा जाता है, जैसा कि औपचारिक पत्र में हमेशा से ही लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है, अथवा नाम नहीं है तो केवल पद जो है, पद को लिखकर वो काम पूर्ण कर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार अधिकारी का नाम भी लिखा जाए। नाम लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, नाम नहीं है तो पद वहाँ लिखा जाता है, कार्यालय का पता लिखा जाता है और फिर आगे विषय के साथ पत्र आगे बढ़ाया जाता है। अब सेवा में का जो प्रयोग है, वैसे उसका प्रचलन आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है। डायरेक्ट जो है भेजने वाले का नाम वगैरह लिखकर पत्र आरंभ होने का प्रचलन जो है आजकल बढ़ा है। आप सेवा में लिखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चलता है, दोनों बातें प्रचलन में हैं। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, औपचारिक पत्र के संदर्भ में बता चुका हूँ कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय में अगर आप अपने पत्र लिखने का उद्देश्य बताने में सफल हो जाते हैं तो आपका आधा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे अनजान लोगों को पत्र भेजते हैं जिनका हमारा अपना कोई परिचय नहीं होता है।
तो परिचय का माध्यम केवल पत्र और पत्र में लिखी गई बातें होती है, और दफ्तरों में इतने पत्रों की भीड़ होती है, इतने कामों की भीड़ होती है कि ज़रूरी नहीं कि हर अधिकारी आपका पत्र पूरी तरह से पढ़ पाए। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार समय नहीं होता है तो नहीं पढ़ पाते। इसलिए विषय बहुत सावधानी से लिखा जाना चाहिए। विषय पढ़कर ही उस पत्र की क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये तुरंत उस अधिकारी के मन में उस पर विचार जो है तैयार हो जाते हैं और कार्य शुरू हो जाता है। अगर विषय ही स्पष्ट नहीं है, या जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने पत्र लिखा है वो उसमें स्पष्ट नहीं होता है, तो अपने उस पत्र का कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो पत्र वहीं केवल फाइलों में लगा हुआ वहाँ पर रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई हमें उस पर नज़र नहीं आती है, ना हमें कोई उसका उत्तर मिलता है। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है, और उसके बाद सीधी जो पत्र की मुख्य विषय की धारा है वो वहाँ पर स्पष्ट की जाती है। मुख्य विषय का विस्तार वहाँ पर होता है। पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। हमने बात सीधी थी, कविता पढ़ी है कि जो कहना है वो स्पष्ट रूप से पत्र पाने वाले को बात पता होनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो हमारा लिखना व्यर्थ है। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी इसको बोलते हैं, कि प्रशासन से जुड़े हुए कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल में नहीं होते, लेकिन सरकारी कार्य के लिए, सरकारी कामकाज के तौर पर उनका प्रयोग होता है। तो उनके प्रयोग अगर हम करें तो वो और अच्छा प्रभाव जो है उन पत्रों का होता है, और कार्रवाई करने में भी आसान होता है। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में होता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र जो लिख रहे हैं उन लिखने वाले अधिकारियों का नाम मुद्रित होता है, छापा जाता है, और नाम के नीचे पद नाम, जिस पद पर वो कार्य कर रहे हैं वो लिखा जाता है, और इस प्रकार ये पत्र पूरा होता है। यहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो संलग्नक होते हैं, तो वहीं उनके हस्ताक्षर के बाद संलग्नक 1, 2, 3 जितने भी दस्तावेज अगर उस संदर्भ में हैं, जैसे यहाँ पर जिस पत्र की बात हो रही है उन्होंने लिखा है कि आपके ये जो 2004 में पत्र मिला था उसके आधार पर 2000 से अधिक राशि का खर्च न किया जाए, इस तरह की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम उस पत्र की कॉपी अगर हमारे पास है, मतलब जिस ऑफिस से पत्र जा रहा है वो ऑफिस उस पत्र की कॉपी करके, जेरोक्स या फोटोकॉपी करके इस पत्र के साथ जोड़कर भेज सकता है, और अगर वो जोड़ा जाता है तो उसी को संलग्नक कहा जाएगा। इससे आसानी क्या होती है कि जब हम इस तरह के कागजात अगर जोड़कर भेजते हैं तो पाने वाला कार्यालय उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कार्यालयों में फाइलें ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे 2005 में पत्र जा रहा है, 2004 का पत्र जिसका जिक्र उन्होंने किया है, तो संबंधित कार्यालय में जब ये पत्र पहुंचता है तो वो सोचते चलो 2004 का पत्र देखना पड़ेगा, 2004 की फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी, तो विलम्ब लग सकता है। ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये इन सब कामों में अगर विलम्ब लगता है तो विलम्ब से बचने के लिए अगर हम इस तरह के कागजात अगर जोड़ देते हैं तो तुरंत उनके पास प्रमाण उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जिस पत्र का जिक्र हमने किया वो एक बार उस पत्र को देखना चाहते हैं कि हाँ भाई हमने क्या भेजा था, ये क्या मांग कर रहे हैं। तो जब अगर हम वो लगा देते हैं तो तुरंत उस पत्र को देखने के पश्चात उस पर कार्रवाई होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो, अगर हम जिन पत्रों का हम जिक्र करते हैं, जिन दस्तावेज़ों की बात हम पत्र में करते हैं, उसकी प्रतिलिपियाँ अगर हम जोड़ देते हैं तो और भी हमारे पत्र पर कार्रवाई होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं और जल्द से जल्द। ठीक है मित्रों,
आज यहाँ रुकते हैं और इस वीडियो में या इससे पहला जो वीडियो आपने देखा उसके आधार पर जो कुछ प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपको अपनी कापियों में लिखना है। जैसे पहला है, इस वीडियो में बताए गए पत्र के प्रमुख अंग लिखिए। पहले वीडियो में बताए गए हैं औपचारिक पत्र की बात जहां हमने की, तो उन पत्रों के प्रमुख अंगों को जो है वहां लिखना है। जैसे भेजने वाले का पता, पाने वाले का पता, विषय विस्तार, संबोधन वगैरह जो है उन सभी को यहाँ लिखना है। दूसरा, औपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकार जो आरंभ से, जो शुरुआती स्लाइड में इस वीडियो में भी है, इसके पहले वीडियो में भी था, तो उनको लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में डाक वितरण में अनियमितता है और इस बात को बताते हुए प्रधान संपादक लोकमत समाचार नासिक को पत्र लिखना है। उस समस्या का जिक्र आपको करना है और उनको बताना है कि इस बात को जो है वो अपने समाचार पत्रों में स्थान दे ताकि लोग जागृत हो जाएं और संबंधित अधिकारियों का और डाक विभाग का भी ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाए। और अंत में पत्र लेखन का महत्व, इस विषय पर 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये एक रचनात्मक लेखन आपका है कि कैसे आप पत्र लेखन को समझते हैं, उसके महत्व को किस तरह समझते हैं। आपके अपने विचार ये होंगे, लेकिन निश्चित है कि हो सकता है कि रोज़ के हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पत्रों की संख्या थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पत्रों की जो भरमार आज भी है वो उनके पत्रों के अस्तित्व को जो है वो साबित करते हैं। आज भी जो है सरकारी कार्यालयों में या औपचारिक रूप से जहां कार्य हो रहे हैं प्रमाणों के रूप में, वो पत्रों के ही जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग रूप में उनका महत्व है। तो आप सोचें, समझें, विचार करें और अच्छी तरह से इस पर अनुच्छेद लिखें। बहुत कुछ लिखा जा सकता है, देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं और कितना लिखते हैं। मुझे आपके इस लिखे हुए उत्तरों का इंतज़ार रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कापियों में लिखना है और उसकी फ़ोटो खींचकर जो है मुझे भेजना है। तो ठीक है, आज यहीं पर रुकेंगे इस वीडियो में टॉपिक के साथ। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को दें, उनको भी लाभ हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले, और बाद में भी कभी आपको देखने हैं वीडियो तो तुरंत आपको फिर सब्सक्राइब किया हुआ है तो और अधिक सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।